सभी बच्चों को नमस्कार भाई। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है इस प्यार भरी क्लास में। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं आपके दिलों को छूने के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के भाई? सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ते चले जाएं। नमस्कारम, स्वागतम आप सभी का। नमस्कार मेरे भाइयों। सब बढ़िया है, दुरुस्त है, टनाटन है, खुश है, मस्त है। आज आपके साथ एक प्यारा सा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए मेरे भाइयों, पहले तो हम एक काम कर लेते हैं मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाइयों। हम इसका नाम आपको बता दे रहे हैं। इसका नाम है मेरे भाई वर्ब बेसिक। ठीक है मेरे भाई, इसका नाम है मेरे छोटे भाई वर्ब बेसिक। ठीक है ना। अब वर्ब बेसिक क्यों कहा जाता है? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ जरा। तो वर्ब बेसिक इसको इसलिए कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि इसके अंदर हम वर्ब के वो बातों को समझने का काम करते हैं जो मतलब सारे के सारे टेंस को बना देता है, वर्ब एडवांस को बना देता है, वर्ब के मूड को बना देता है। समझ रहे हैं? तो ये वर्ब का बेस है बेसिकली। ठीक है ना। तो एक एक करके प्यारी प्यारी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ब होता क्या है? पहले वर्ब बेसिक को समझने में सबसे पहले हम लोगों को वर्ब की डेफिनेशन को समझना होगा। है, वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चा? वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रिया। ठीक है भाई। क्रिया किसे कहते हैं? अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलो, नमस्ते होगी सभी की। चलो 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 मेरे भाइयों, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे छोटे भाइयों। देखो, वर्ब अपने आप में होता क्या है? वर्ड एक शब्द होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। जो डिनोट करता है, डिनोट का मतलब होता है मेरे बच्चे प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है, हमें बताने का काम करता है। ठीक है ना। अब क्या क्या बताने का काम करता है? किसी भी एक्शन को बताने का काम करता है, किसी भी अवस्था को बताने को काम करता है। ठीक है ना। या तो कोई एक्शन होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? अपने आप में एक्शन हो गया भाई। ठीक है ना। अब एक्शन को कोई भी इंसान कर रहा हो तो डूइंग कहलाया, है ना मेरे भाई। और जो एक्शन खुद ब खुद हो रहा है तो उसी को हम अपने आप में क्या कहते हैं? हैपनिंग कहते हैं। तो एक्शन भी दो हिस्सों में बट गए। एक्शन को कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये काम क्या है? ये काम हो गया जो काम हम कर रहे हैं। बोलो हाँ। मैं अगर आपको कहूँ बारिश हो रही है ना, अपने आप ही हो रही है, कोई कर थोड़ी रहा है। हवा चल रही है तो हवा चलने का एक्शन अपने आप ही हो रहा है, इसको कोई कर थोड़ी रहा है मेरे भाई। हाँ कि नहीं? है ना। आपको किसी के ऊपर प्यार आ रहा है तो ये अपने आप होने वाला एक्शन है, इसको कोई कर थोड़ी रहा कि मेरे दिल में किसी के लिए प्यार आ जाए भाई। अपने आप ही हो रहा है मेरे भाई। ठीक है ना। अवस्था का मतलब क्या हुआ भाई साहब? मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट है, ये आपकी एक अवस्था है मेरे भाई। हाँ कि नहीं? गॉट माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुख्यतः तो इसके दो ही काम हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जिनको हम आपके साथ मिलकर बताने का काम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो डूइंग का मतलब क्या होता है? जिस काम को किया जाता है। ठीक है ना। इसको हम काम का करना कहते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर हम काम का होना कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारे पास किसी भी चीज की क्या होती है बेटा? अवस्था होती है ना मेरी भाई। ठीक है ना। ये भी डिफरेंस समझ आ गया। चलो, अब इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात को समझने के लिए मैं आपके सामने ना कुछ कुछ ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लिखूंगा, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। आज मेरे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है। दिल से किसी तरीके की घबराहट जो भी हो उसको आपको निकाल देना है। मेरे बच्चों, ये कोशिश करना। 5 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। ठीक, बहुत प्यार से समझना मेरे बच्चों। ठीक है ना। वर्ब कई सारी चीजों पर मदद करती है निशांत भाई, कई सारी चीजों पे वर्ब के आधार पर हमें पूरा समझ। वर्ब के आधार पर हमें वर्ब के बेसिस वर्ब एंड मूड्स भी समझ में आते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे भाई का काम करेंगे तो मेरे नन्हे बच्चों,
आप पांचों के पांचों सेंटेंसेस को बहुत ही प्यार से जब पढ़ने की कोशिश में आप लोगों को वर्ब देखने को मिल रही है, और वर्ब के अंदर भी आपको दो प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिल रही हैं, एक जिसे आप लोग मेन वर्ब कहते हैं। ये चीज दोनों की दोनों आपको देखने को मिल रही है। बोलो हाँ। एक बार फिर से देखो जरा तो सेंटेंसेस को, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन लिखे हुए पांचों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब की ये प्यार भरी बातचीत है ना मेरे भाई, ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? टेंस का प्रयोग क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? टेंस का प्रयोग। बाबू हमारे सामने लिखा है, ये क्या है? आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने ये वर्ब देखने को मिल रही है, तो इसका हमको मिल रहा है। बोलो हाँ। बोलो। अब इंपैरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या होती है बेटा? इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा होता है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, देख हुआ है क्या छोटे भाइयों? आप कहेंगे सर गो। अब ये गो अपने आप में क्या बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने यहाँ पर आपके सामने ही लिखा तो ये प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है। कायदे से अगर हम समझे तो ये टेंस कौन सा है मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाबू यहाँ पर जो मैंने बात लिखी ना कीर्ति, वही चीज आपको यहाँ से समझनी है। वर्ब के चुनो, ये हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली मदद किसको करती है? किसी मुख्य काम को। ये मुख्य काम क्या होता है? या तो किसी की अवस्था बताना, या किसी एक्शन को जो होता है या किया जाता है। अब समझ गए? सारी भाई सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जब आप आज नहीं कल परसों की जो क्लासेस आगे की कर लोगे ना, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे होंगी। समझ रहे मेरे बच्चे? जब आप एक दो क्लासेस कर लोगे ना, तब आपको लोगे तो समझ रहे। और इस अगर 10 समझ लिया तो फिर ये क्लास और ज्यादा आसान लगेगी आपको। तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश में मेरे बच्चों, इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हम किसी एक टॉपिक, अगर मुझे नाउन वर्ब तो सर मैं एडवर्ब को अच्छे से पकड़ नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं? अगर मुझे एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन ठीक से नहीं पता तो सर मेरा प्रेपोजिशन बहुत कमजोर रह जाएगा। यही चीज तो है मजेदार। इंग्लिश में यही सबसे ज्यादा मजेदार चीज है। अब ये बात आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा याद रखना, और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये क्लास नहीं है, ये एक इमोशन है। जो बच्चे दो चार टॉपिक पढ़ने के बाद मॉक लगा लेते हैं ना, और कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं बन रहे, मैं क्या करूं? सर नहीं बनेंगे नंबर। इंग्लिश में नंबर नहीं बनेंगे। गणित थोड़ी है कि परसेंटेज टीचर ने पढ़ा दिया, परसेंटेज के दो सवाल पेपर में आ रहे, दो के दो बन गए। इंग्लिश में आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे छोटे भाई। इंग्लिश में ना आपको सारी चीजों पर एफर्ट्स लगाने, अगर एक भी टॉपिक हमारा कमजोर रह गया तो दूसरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेवल कमजोर हो जाता। हर एक चीज कनेक्टेड है मेरे नन्हे भाई इंग्लिश। ठीक है भाई, तो आगे हम पढ़ते हैं। सर राज हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्थ स्टोमोफल हो गई है ना। अगर कायदे से हम इसको समझने का काम करें तो ये कुछ और नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है मेरे बेटे? ही में गो, ही हमारे सामने मूड को बताने वाली मॉडल एक्सिलरी है ना। मूड को बताने वाली मॉडल एक्सिलरी है, और यहां इसके साथ लिखी है ये अपने आप में एक बेरिए ही एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं सामने वाले इंसान को? आप
परमिशन भी दे सकते हैं। हो सकता है सामने वाले इंसान की किसी एक्ट में एक पॉसिबिलिटी उसके सामने बता रहे हो। बाबू समझे? हाँ कि नहीं? ठीक है, में आ गई। चलो एक बार फिर से एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं, एक छोटा सा दिमाग फिर से लगाते हैं। कीर्ति आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना? कीर्ति के लिए, ठीक है ना, दुनिया इस उम्र में जॉब चाहती है, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो। होगा सर इसमें तो कुछ बात ही नहीं है ना। ई कीर्ति हमारा सब्जेक्ट रहा, ई कीर्ति हमारा सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। इधर हम देखेंगे ई ससुर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन। आर्टिकल यूज किए रहे जिसको हम डिटरमिनर भी कह देते हैं। नाउन की वजह से आर्टिकल डिटरमिनर हम यूज कर रहे हैं, कोई ना दिक्कत इच नहीं है सर। अब अगर थोड़ा सा आप मेरे नन्हे बच्चों थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा ध्यान नहीं दो, थोड़ा सा अगर ध्यान इन दोनों शब्दों पे ध्यान दोगे तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी। और वो बात कैसे जुड़ा है बोलो? हाँ बाबू समझे? ठीक है, कुल मिलाकर मजेदार बात क्या समझ में आई? कुल मिलाकर इन दोनों बातों से हमें मजेदार बात ये समझ में आई कि सर यहाँ जो वांटेड हमारे सामने लिखा है ना, एग्जैक्टली यही है वो हमारे सामने वर्ब का रूप जो हमें टेंस नाम लिया कीर्ति का, है ना। अब से हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये टेंस कौन सा है, ना ही इस ड्रेस से हमें कोई टेंस पता चल रहा है। हमें एग्जैक्टली टेंस का किससे पता चल, वर्ब के रूप से। किससे पता चल रहा है बेटा? वर्ब के रूप से। गॉट इट? इसी को हम वर्ब की फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वर्ब की फॉर्म कहते हैं। समझ आ गई ये बात? हाँ कि नहीं? तो वर्ब का एग्जैक्टली काम क्या होता है? किसी भी एक्शन खुद ब खुद हो रहा है या फिर बताने का काम करती है। ठीक है छोटे भाइयों, हाँ कि नहीं? ओके, तो अब हम धीरे धीरे आपके साथ, अब धीरे धीरे लोगों के साथ इस वर्ब के कहानी को धीरे धीरे आपके साथ चलें, ठीक है ना। ये वर्ब नाम की जो प्यार भरी कहानी है, सबसे पहले ये हम इसको मुख्य कैटेगरी में बांटते हैं। जो किसी भी मुख्य कार्य के फिर होने में मदद करे, जो किसी काम के जो मुख्य काम है। जैसे अभी मेरा असली काम क्या है? ठीक है ना जी, पढ़ा। ठीक है जी, आपका असली काम क्या है? लिख ना। मैं अगर आपके सामने, मैं आप सभी को, हमारी हिंदी की राइटिंग को माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा राइटिंग खराब हो जाता है, वरना लिखते हम बहुत सुंदर है, हम बता रहे हैं तुमको। वह मैं आप सभी पढ़ा रहा हूं। अब मेरे बच्चों देखो, इस लिखे हुए वाक्य में मजेदार बात क्या है? मैं सब्जेक्ट है, आप सभी को, ठीक है ना जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, आगे ये है हमारे सामने मुख्य कार्य, है ना, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। ठीक है मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब का टेंस निर्धारित करने के लिए यहां होता है रहा। ठीक है जी, अब हमारे सामने ये जो हूं है ये क्या है? सर आप कहेंगे यही तो है जो इसको मत, ये तो बात अधूरी रह गई है ना। तो ये अपने आप में यहाँ पर किस काम कर रहा है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। बाबू समझे? हाँ, अब थोड़ा सा समझ में आया? ठीक है जी, तो हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं? जो मुख्य कार्य के होने या करने में मदद करता है। ठीक है बेटा, याद रख लोगे इस प्यारी सी बात को?
ठीक है बेटा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको हिंदी का एग्जाम्पल आप आराम से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो अच्छा, हेल्पिंग, अब ये सवाल आपके दिल में आएगा, किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कितनी तरह की हो सकती हैं? मैं अगर कहूँ इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हैं। ठीक है, मैं अगर आपके सामने कहूँ हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, जो किसी भी काम में हमारी क्या करती हैं बेटा, हेल्प कर रही होती हैं, हाँ कि नहीं। चलो, अब है एक लेखा जोखा हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लेखा जोखा क्या है भाई सर? टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार। ठीक है, हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 12 होती हैं। कितनी होती है मेरे भाई? आप कहेंगे सर जी 12 होती हैं। 12 हेल्प वर्ब होती है भाई। टेंस होते हैं तो 12 हेल्पिंग वर्ब हम कह देते हैं, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 12 टेंस होते हैं। ठीक है ना, अब ये जो 12 के 12 टेंस होते हैं मेरे भाई, ये जो 12 के 12 टेंस हमारे सामने होते हैं भाई, लोग जानते हैं कुल हमारे सामने टेंस 12 होते हैं भाई, है ना। ठीक है ना जी। देखो, एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, है ना। गुना में अगर हम बात करें, एक इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो 3 गुना 4 की अगर हम बात करते हैं तो 3 गुना 4 12 टेंस हो गए। बोलो हाँ, करेक्ट है भाई। ठीक है मेरे भाई, तो टेंसेस को जब हम बनाते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर होती कितनी, क्या है सर? हमारे टेंस हैं। अब हमें ध्यान से ये देखना है, 12 टेंस के अनुसार हम जो हेल्पिंग हम कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्राइमरी। और आगे हमने क्या लिख दिया? ऑक्सिलरी। बेटा एक बार ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का, ऑक्सिलरी शब्द का मतलब होता है मदद कर। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मदद करने वाला, समझ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी का मतलब हमारे सामने क्या आता है? हेल्पिंग। इसका मीनिंग क्या बन गया बेटा? हेल्पिंग। और प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? जो मुख्य शब्द हैं जिनसे हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, जो मुख्य शब्द हैं जिनसे हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। अब जो मुख्य शब्द है जिनसे हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं वो कौन कौन होते हैं भाई? 3 ही होते हैं भाई। कौन होते हैं? एक तो डू, एक हमने कहा और एक हमने कहा है। ये 3 है जिनसे हम मुख्य तरीके से हेल्पिंग वर्ब मुख्य तरीके से इसकी हेल्पिंग कैसे बनाते हैं बेटा? देखो ध्यान से, डू के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज या भाई, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है। ठीक है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो मेरे भाइयों वॉज वर हमारे सामने हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। बहुत सिंपल बात हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? ठीक है। और आपके सामने लिखा है मेरे नन्हे भाइयों, ये जो लिखा है, ठीक है ना, ये हमारे प्रेजेंट, और ये हमारे सामने जो लिखा है सभी पास्ट। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ये पास्ट का इंडेफिनेट, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट का पर। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों को? ठीक है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर फिर हमारे सामने टेंसेस के अंदर टेंस के अनुसार हमें क्या करना है? देखो, टेंस के अनुसार ये तो हमारे सामने कितने हो गए? प्रेजेंट और पास्ट के 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टेंसेस
ठीक है ना। बचे हुए और टेंसेस हमारे पास कहाँ गए, बचे हुए 6 कहाँ गए, तो बचे जो कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मिक्स, एक हमारे सामने फ्यूचर टेंस रह गया। अब फ्यूचर टेंस का हिसाब किताब कहां से हम लेकर आएंगे, फ्यूचर टेंस का मॉडल एक्सिलरी वर्ब से। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, तो मदद करने वाला है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं भाई। तो ये जो मॉडल एक्सिलरी क्या कर रही होती हैं बेटा, मॉडल एक्सिलरी सामने के अंदर रिप्रेजेंट्स द मूड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाली आती है। अब आपका मूड यार, ये बात थोड़ी समझ में कम आई सर, है ना। मैं आपके सामने इसी बात को समझाने के लिए कच्छो सेंटेंस है ना आई, जैसे भी एक सेंटेंस लिखा था ना आपके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई खासा फर्क नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर आपसे पूछूं इन लिखे हुए चारों के चारों सेंटेंसेस में क्या कोई हकीकत में एक्शन हुआ है, आप कहोगे नहीं सर हकीकत में तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, ऐसा सिर्फ सोचा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ सोचा जा रहा है, हकीकत में ये कोई एक्शन नहीं हुआ गुरुजी, ठीक है ना। अब ये सिर्फ सोचा जा रहा है, तो जिस एक्शन का एग्जैक्टली कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो हमारे सामने जो वर्ब होती है वो कहलाती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। BFE का मतलब क्या होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट है। अब चलो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऐसे भी समझ आ गया। अब देखो, इस लिखे हुए कैन, इस लिखे हुए विल, इस लिखे हुए मस्ट, ठीक है भाई, इस लिखे हुए यूज्ड टू, आप कहोगे सर इन्हीं की वजह से खेला बदल गया। कैसे खेला बदल गया भाई, आप देखो ध्यान से, मजेदार बात हम तुमको बताए रहेल, ध्यान से देखेगा। मैं अगर आपको कहता हूं आई कैन हेल्प यू, तो आपको मेरा मूड क्या समझ आया, आप कहोगे सर आई के साथ कैन हमने लिखा हुआ देखा है, तो इसका मतलब तो आप अपनी योग्यता बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और आपकी मदद करने योग्य हूं मैं, आपकी मदद करने योग्य हूं मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा आई विल हेल्प यू, कैन को हटाकर सिर्फ विल लिखा, तो आपका मेरा मूड क्या समझ में आया, आपको मेरा मूड समझ में आया कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको वायदा कर रहा हूं, आई विल हेल्प यू, ठीक है ना जी। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं मेरे बच्चा, आप पर पूरी दुनिया में कोई भरोसा करे या ना करे, ये आपका गोपाल वर्मा आप पर पूरा भरोसा करता है कि आप 100% सिलेक्शन लेंगे, निश्चिंत रहेंगे, ठीक है भाई। तो आपको इस विल की वजह से प्रॉमिस महसूस हुआ, मैंने आपको कहा आई मस्ट हेल्प यू, इस मस्ट को देखते ही आपको क्या समझ आया, इस मस्ट को देखते ही आपको ये समझ में आया कि मस्ट की वजह से हम क्या कर रहे हैं सर, हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके की नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपकी मदद करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपकी मदद करें भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। मैं आपको कहूँ आई यूज्ड टू हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी पास्ट की हैबिट है जो अब नहीं करता हूं मैं, ठीक है ना। पास्ट ऐसी हैबिट हमें देखने को मिलती है जो हम पहले करते थे पर अब नहीं करते, तो यानी कि ये पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट हो गई। तो अब इस लिखे हुए सारे के सारे वाक्यों में आपको क्या समझ आया, आपको कहोगे सर इन लिखे हुए सभी वाक्यों में हमें इन शब्दों की वजह से आपका मूड पता चल गया, मेरी बात समझ रहे, हाँ कि नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर मैं इसी पॉइंट से, मेरे छोटे भाइयों, अगर इसी पॉइंट से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं, मेरे बच्चों, अगर इसी पॉइंट से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो हमारे सामने मॉडल एक्सिलरीज हैं, है ना, इन मॉडल एक्सिलरीज के कुछ एक
एग्जाम्पल तो आपको यहाँ से भी समझ लेने चाहिए, बताओ जरा हमको। कुछ एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ से भी समझ लेने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ भाई। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे मूड को बताते हैं, ठीक है ना। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, शुड, एटसेट्रा। ये सभी क्या है, हमारे मूड है। ये सभी क्या है हमारे मेरे भाइयों, मूड है। ठीक है मेरे भाइयों। मस्ट, यूज्ड टू, ought टू, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या है मेरे भाइयों, हमारे मूड हैं। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं भाई, बताइए ना तनिक, समझ रहे मेरे भाई। तो ये सभी हमारे क्या हैं, मूड। तो अब हमें ये समझ में आया कि किसी भी लिखे हुए वाक्य में वर्ब का जो पहला रूप है, मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, वर्ब का जो पहला रूप है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना जी। तो इसका हम नाम लिख दे रहे हैं, वर्ब का जो पहला रूप है वो कौन है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अपने आप में दो हिस्सों में बट गई, एक जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और एक जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के आधार पर हम लोगों का टेंस और मॉडल एक्सिलरीज तैयार हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। कोनो दिक्कत नहीं, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब यहां से हम दूसरे पॉइंट पर आपको लेके चल रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे सामने कौन है मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। अब ये जो मुख्य क्रिया है एग्जैक्टली ये क्या करता है, मुख्य काम के करने, होने या अवस्था, क्या बोले हम, अवस्था की जानकारी दे, ठीक है मेरे भाई। सर इतना डिटेल में कभी नहीं सोचे थे कि हम पढ़ पाएंगे। आपको इस बैच में बेटा पूरी डिटेल में कई चीज़ बताई है। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये भी प्रेशर होता है, जल्दी सिलेबस खत्म करना है, जल्दी जल्दी करना है। लेकिन देखो यार, हम आप लोगों को हमेशा एक बात कह रहे हैं, क्या सर, अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार है। एक बार अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि जिंदगी में परेशान होने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और ये इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाता चलूँ बाबू, ये पेपर में सिलेक्शन के बाद भी आपके काम आएगी, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। तो एग्जैक्टली इसको अगर इंग्लिश में हम लिखने की कोशिश करते हैं तो ये किसी भी एक्शन के बारे में हमें बताता है, एक्शन जिसको किया जाता है, एक्शन जिसको अगर हम कहने की कोशिश करें हो रहा होता है उसे हम हैपनिंग कह देते हैं, जो किया जाता है हो रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी को हम स्टेट भी कह देते हैं, स्टेट का मतलब हमें समझ में आता है बीइंग एटसेट्रा, ठीक है ना। ये इस तरीके का एक प्यारा सा शब्द हुआ, बाबू समझ गए, हाँ कि नहीं, ठीक है। चलो आपके साथ एक छोटा सा ना खेल खेलते हैं मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखने का काम करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इन सभी सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से पढ़कर देखेंगे। इन सभी सेंटेंसेस को जब आप ध्यान से पढ़कर देखेंगे तो आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी मेरे भाइयों, आप कहोगे देखो सर, इन सभी लिखे हुए वाक्यों में अगर हम ध्यान से समझने का काम करें, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है ना मेरे भाई। यहाँ पर यू इस लिखी हुई वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर यहाँ हमारे पास ये एम लिखा है, ये टीचिंग लिखा है। मैं अगर कहूँ असली काम क्या हो रहा है, आप कहेंगे टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है सर, है ना। यानी कि यही हमारे सामने मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है, एम,
ठीक है जी। इसको हेल्प कौन कर रहा है? एम। बाबू समझे? ठीक है ना? यानी कि यहां पर हमारे सामने एक ऐसा एक्शन हो रहा है जिसको किया जा रहा है। ठीक है जी। एक ऐसा एक्शन है जो कि किया जा रहा है, जिसको इंटेंशनली किया जा रहा है। ओके जी। सवाल नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। यहाँ ये आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। सर एम यहाँ पर लिखा है और उसके बाद लिखा है आ टीचर। अगर आप इस ध्यान से देखेंगे आ टीचर को, तो ये टीचर एग्जैक्टली कौन है? आप कहेंगे सर मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। हाँ कि नहीं? यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे देता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अच्छे से जानते हैं हम इसको, है ना? तो ये जो हमारे सामने एम लिखा है ये अपने आप में एक मेन वर्ब है जिसको हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, है ना? तो ये हमें क्या बताने का काम करता है? हमारी अवस्था, अवस्था को ही हम बीइंग भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या कह सकते हैं मेरे भाई? बीइंग भी कह सकते हैं। हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ कि नहीं? क्या अच्छे से समझ रहे हैं मेरे भाई? आओ मेरे भाई अगले सवाल पर आते हैं। ये हमारे सामने लिखा है शी, आगे क्या लिखा है? लुक्स सेड। ठीक है जी। शी हमारे सामने क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब शी क्या हो गई है? आप कहेंगे सेड हो गई है, तो यानी कि शी के बारे में ही नहीं बताया गया है कि नहीं भाई? अब ये जो हमारे सामने सेड लिखा है ये भी तो शी के बारे में ही बताया जा रहा है, यानी कि ये भी अपने आप में कुछ और नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अपने आप में क्या है हमारे सामने? लिंकिंग वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी कि ये भी हमें क्या बता रहा है? किसी की अवस्था या किसी का होना बता रही है। करेक्ट है मेरे भाई? ओके मेरे बच्चे, ठीक है। अब हमारे सामने अगले सवाल को देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गॉट अपने आप में क्या हो गया बेटा? तो गॉट अपने आप में कुछ और नहीं सर, ये तो मेन वर्ब है जिसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ही है वही क्या हो गया है? रेडी हो गया है। तो ये जो रेडी हमारे सामने है ये भी कुछ और नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। इसका मतलब ये भी हमें क्या बताने का काम कर रहा है? स्टेट, या फिर क्या बताने का काम कर रहा है? बीइंग, किसी का होना, किसी की अवस्था। हाँ कि नहीं? अब इस लिखे हुए सेंटेंस में इट को सब्जेक्ट हम कह देते हैं। कायदे से ये सब्जेक्ट नहीं मेरे भाइयों, ये डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का क्या काम कर रहा होता है बेटा? सर ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्रोनाउन होता है जो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है किसी भी एक्शन को, किसी भी सब्जेक्ट को, है ना भाई? अब ये जो लिखा रीनिंग है यही तो हमारी मेन वर्ब है जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है, और ये इज है, ये इस एक्शन को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, जो इसके टाइम को बता रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ इस को हटाकर मैं वॉज लिख दूंगा तो आप कहोगे सर वॉज तो पास्ट की पहचान है, पास्ट का ये एक्शन हो रहा है। बोलो हाँ। तो इस एक्शन को कोई कर थोड़ी रहा है, ये ऐसा एक्शन है जो खुद ब खुद हो रहा है। इसी को हम वर्ब का कौन सा रूप कह देंगे? आप कहेंगे सर हैपनिंग वर्ब हो गई। हाँ कि नहीं? ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों, हाँ कि नहीं? अब यहां से हमें एक और प्यार भरी बात समझनी है। आप कहोगे सर देखो एक चीज हमें समझ में आ गई है कि ये जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है ना, इन वर्ब्स के अंदर कहीं ना कहीं टेंस का रोल होता है। ये जितनी भी वर्ब्स हमारे सामने आती हैं इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं टेंस का एक रोल होता है ना? तो टेंस के रोल को समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, आपके सामने थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नाम से थोड़ा सा एक बार समझने का काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सा एक बार इसको समझने का काम करते हैं। अब मज़ेदार हो जाएगा माहौल, अब बिल्कुल मज़ेदार हो जाएगा माहौल। ठीक है मेरे भाई? चलो मेरे भाई। अब वर्ब की अपनी जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं ये हमें थोड़ा सा समझना है मेरे भाइयों। इजाजत है बेटा?
माफ कीजिएगा बेटा, कॉल आ गई थी। अब ये हमारे सामने क्या है, वर्ब की अपनी फॉर्म्स है, ठीक है ना। अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, देखो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले अगर हमारे सामने कोई भी वर्ब लिखी हुई हो, कोई भी वर्ब लिखी हुई हो, तो वर्ब यानी कि वर्ब का जो बेसिक रूल है, ठीक है ना, या फिर जिसको हम कहते हैं वर्ब का मूल रूप क्या कहलाता है, इसी को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं क्या, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को शॉर्ट में आगे हमेशा कैसे हमें समझना है मेरे भाई, BFV। कैसे समझना है मेरे भाई इसको हमें, BFV, ठीक है ना। BFV का मतलब हमें क्या समझ में आया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शाबाश, आओ मेरे भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई टेंस का रोल नहीं होता, कोई भी टेंस का रोल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपके सामने एक वर्ब लिख दूं, गो, इसका क्या टेंस है, आप कहोगे सर इसका तो कोई भी टेंस नहीं है, हाँ कि नहीं, इसका अपने आप में कोई भी टेंस नहीं है। हाँ, अगर मैं इसी के साथ आई लगा दूं तो आप कहोगे सर अब ये समझ आ रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों को अब यहीं से एक प्यार भरी बात समझनी है कि अगर हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, अगर किसी भी लिखे हुए वाक्य में हम किसकी बात करें मेरे बच्चों, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करते हैं, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से ही अगर हम थोड़ा सा टेंस जोड़ने का काम करें, यानी कि इस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही अगर हम टेंस का रोल समझने का काम करें, ठीक है ना, या फिर अगर मैं कहूं टेंस का रूप बताने के लिए, टेंस का रूप बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आप कहेंगे सर टेंस का रूप बताने के लिए हम इसके अपने 5 रूप याद करते हैं, 5 इसके अलग अलग फॉर्म्स हम पढ़ने का काम करते हैं। कौन से 5 फॉर्म्स हम पढ़ने का काम करते हैं भाई, कौन से 5 फॉर्म्स हैं जिसको वर्ब की फॉर्म्स हम बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एटसेट्रा, है ना। तो बेटा इसकी पहली एक फॉर्म याद करते हैं, दूसरी एक फॉर्म याद करते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई तीसरी एक फॉर्म याद करते हैं, चौथी एक फॉर्म याद करते हैं, पांचवी एक और फॉर्म। इन सभी को थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ, है ना। शिट, इन सभी को एक काम करता हूँ, थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ, जगह बहुत है अपने पास। ओ पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाण वास्ते, ठीक है जी। अब ये जो हमारे सामने वर्ब की फॉर्म्स है ना, इनके अपने क्या क्या शक्ल है, इनके क्या क्या अपने रूप हैं, एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। देखो ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, इसी को हम V1 के साथ ING भी जोड़कर बता देते हैं। ये जो फिफ्थ फॉर्म है ना, इसमें V1 के साथ S या ES हम जोड़ने का भी काम कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं। अब ये इन सभी के डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, देखो बड़े प्यार से इसको समझने का काम करना। ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, इसके अंदर कोई रियल एक्शन नहीं होता, कोई रियल एक्शन नहीं होता। ये वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं। और मेरे भाई जो ये हमारे सामने लिखे हुए 5 रूप हैं, ये जो हमारे सामने 5 के 5 रूप हैं, इन 5 के 5 रूप की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये 5 के 5 जो रूप हैं ये रियल एक्शन बताते हैं, रियल एक्शन, और वो भी किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार बताते हैं। ये टेंस के अनुसार रियल एक्शन बताते हैं, यानी कि कोई काम हकीकत में जो होता है या किया जाता है, ठीक है ना। जैसे चलो एक उदाहरण से इसको और हम समझने का काम करते हैं, ठीक है ना, इसको एक उदाहरण से समझने का काम करते हैं मेरे भाई, बड़े ही आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने गो लिखा है, ये अपने आप में क्या है बेटा, आप कहेंगे सर जी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मैं लिखता हूँ तो इसकी फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। इसी की सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो वेंट हो गई। इसी की थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो गोन हो गई। इसी की फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो गोइंग हो गया। इसी की फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो गोज हो गया। अब देखो मैं इनके असली नाम आपके सामने लिख रहा हूं,
ठीक है, असली नाम इनके सामने लिख रहा हूं। ये जो हमारे सामने गो लिखा है ये एग्जैक्टली अपने आप में क्या है, प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है। इसका नाम क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म कहते हैं बेटा, ठीक है ना। वेंट हमारे सामने कौन सी फॉर्म होती है बेटा, पास्ट फॉर्म होती है। वेंट अपने आप में कौन सी होती है बेटा, पास्ट फॉर्म होती है। जो गोन है अपने आप में क्या है मेरे बेटा, वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है। जो गोइंग हमारे सामने लिखी होती है ये हमारे सामने कौन सी फॉर्म होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। ये जो गोज हमारे सामने लिखा हुआ है ये गोज अपने आप में हमारे सामने प्रेजेंट की कौन सी होती है फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म होती है भाई, ठीक है ना जी। फाइन, देखो फिर से समझना, वर्ब का जो मूल रूप है उसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, बीएफवी कहते हैं। और जब भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बताई जाती है तो इसके अंदर हकीकत में कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है जी। अब इसी के अंदर अगर हम टेंस का रूप बताने का काम करें, यानी कि टेंस के अनुसार किसी रियल एक्शन को बताने का काम करें, तो ये 5 रूप में बढ़ती है। प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम फोर्थ फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहते हैं, और प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होती है हमारे सामने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ईएस जुड़ता है। ये भी बात समझ गए। अब बहुत सारे नन्हे बच्चे हमसे क्या कहेंगे, बहुत सारे नन्हे बच्चे हमको ये कहेंगे सर ये जो बी एफ वी है यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों सेम ही लग रही है हमको, इन दोनों में क्या फर्क हुई हुए है, ये दोनों ससुर सेम लग रहा है हमको। बाबू सेम नहीं है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है भाई, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इसमें टेंस का प्रयोग नहीं होता, टेंस का प्रयोग नहीं होता इसमें। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने है ना, ये प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है, इसके अंदर टेंस का प्रयोग होता है। समझ रहे, ये एक रियल एक्शन को बताने का काम करता है। ऐसे नहीं समझोगे, अब उदाहरण से समझ आएगा। अगर मैं आपको कहूं आई में गो टू टेम्पल, ठीक है, आई गो टू टेम्पल, बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े ही प्यार से समझो, इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े ही प्यार से समझो। आपके हिसाब से इन लिखे हुए दोनों सेंटेंसेस में क्या करेक्शन करनी है। आओ मेरे भाइयों ध्यान से, अब देखो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें क्या समझ में आया। मैंने आपके सामने कहा आई में गो टू टेम्पल, सर ये मे अपने आप में क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है जो मूड बताती है। यहाँ पर गो अपने आप में क्या है बेटा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। हकीकत में तो मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, हकीकत में तो मैं कहीं गया ही नहीं हूं, मैंने आपके सामने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है। क्या बताई है, पॉसिबिलिटी, एक अनुमान बताया है। यहाँ पर मैंने एक अनुमान बताया है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी को हिंदी में अनुमान कहते हैं कि मैं मंदिर जा सकता हूँ। हकीकत में तो ये एक्शन हुआ ही नहीं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, आप कहेंगे सर ये नो रियल एक्शन, ये अपने आप में हकीकत में तो हुआ ही नहीं है, नो रियल एक्शन, हाँ कि नहीं। और यहां मैंने कहा आई गो टू टेम्पल, तो आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है, हाँ कि नहीं। इसके लिए आपने कौन से टेंस का यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी कि हकीकत में आप मंदिर जाते हो, यहां से आप अपनी आदत बताते हो, है कि नहीं, रेगुलर एक्शन बताते हो। मैं मंदिर जाता हूं तो ये मेरे लिए एक रियल एक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मेरे लिए एक रियल एक्शन हो गया, हकीकत में मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है ना। तो आज के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में और फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो रियल और अनरियल एक्शन का डिफरेंस होता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है ना जी, ये एक्शन होता ही नहीं है, बेसिकली होने वाला है, होगा कब ये कोई नहीं जानता। मैंने कहा आई मे गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जा सकता हूँ, हकीकत में नहीं गए, सिर्फ बोलने में है। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा मैं अगर आपको ये कहूं, उदाहरण एक और समझना मेरे भाई, मैं आपको अगर ये कहूं आज रात मैं मूवी देखने जाऊंगा,
तो आप कहोगे ना तो रात हुई है ना आप मूवी देखने गए हो, ना तो रात हुई है और ना ही आप मूवी देखने गए हो। ये बात तो सिर्फ आपके विचारों में है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों में है। करेक्ट है भाई? तो ये सिर्फ विचारों की बात है, सोचा जा सकता है, हकीकत में नहीं होता। लेकिन टेंस हकीकत के एक्शन को बताने का काम करता है। ठीक है भाई? डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया भाई? हाँ कि नहीं? डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों को यहां तक? आओ मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं थोड़ी प्यार भरी कहानी को लेकर। ठीक है ना? अब देखो मेरे बच्चों, मेन वर्ब को और गहराई से समझने का वक्त आ गया है। मेन वर्ब्स को और गहराई से समझने का काम करना होगा हमें। मेन वर्ब, ठीक है जी? अरे क्या शैतानी कर रहा है बदतमीज। ये जो मेन वर्ब है भाई, अब इसको और गहराई से समझने का हमारे लिए अब वक्त आ गया है मेरे बच्चों। ठीक है ना? इसको बहुत खूबसूरती से अब हम समझना शुरू करते हैं। देखो, मुख्य क्रिया, ठीक है ना, इसके अलग अलग अपने टाइप्स होते हैं बेटा, इनकी अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती है भाई। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चा, एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। भाई रेगुलर वर्ब्स हम किसे कहते हैं? आप कहोगे सर रेगुलर वर्ब के बारे में तो आपने पहले ही हमें अच्छे से बताया है ना? रेगुलर वर्ब क्या होती है भाई? आप कहेंगे सर रेगुलर वर्ब के अंदर तीन जो इसकी फॉर्म्स है ना, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है ना, बस इन्हीं से सारा खेल हमको पहचान आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो आप इसके अंत में सिर्फ ईडी को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं बेटा? इसके अंत में सिर्फ ईडी को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई? बात समझ आ रही है? हाँ के ना? बात समझ आ रही है मेरे भाइयों? हाँ के ना? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातचीत है भाई। ठीक है भाई? रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? उदाहरण से समझा दूं एक, बोलो जरा, उदाहरण से समझा दूं, है ना? देखो उदाहरण को ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। ठीक है? मैंने आपको कहा रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड। ठीक है मेरे भाई? समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? मैं अगर आपको कहूं इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, है ना मेरे भाई? मैं अगर आपको कहूं मेरे भाई डांस, डांस्ड, डांस्ड, ये सब क्या है? ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं सर। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सीधा इनके साथ ईडी हम लोगों ने जोड़ने का काम कर दिया है ना। जैसे आप एक और चीज अगर कहें प्ले, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपने ईडी लगा दिया, प्ले, प्ले, प्लेड। ठीक है ना? आप नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो रेगुलर वर्ब्स की पूरी डिटेल आप लोगों को दी गई है भाई। ठीक है ना? रेगुलर वर्ब्स की पूरी डिटेल आपको दी गई है। आप आराम से जब क्लास खत्म हो तो आप उसको जाकर देखना। बेटा ठीक से चल रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी बच्चे को? अब इसके नाम में रेगुलर था तो रेगुलर के ठीक विपरीत अगर हम सोचने का काम करें तो रेगुलर के ठीक विपरीत आ जाती है एक प्यारी सी बात जिसे हम कहते हैं क्या? इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या कहते हैं भाई? इर्रेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर नहीं होती हैं उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब्स बनाने का क्या तरीका है बेटा? देखो ध्यान से समझना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इर्रेगुलर बनाने का क्या तरीका मैं आपको समझाता हूँ, बड़े आराम से समझो। देखो, इसके अपने बेसिकली चार तरीके होते हैं। कितने तरीके मैंने बताया बेटा? इसके अपने चार तरीके होते हैं मेरे भाई। चार तरीके कौन कौन से हैं ध्यान से समझना। पहला तरीका तो इसका ये हो गया है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों एक समान हो, तीनों बराबर है, तीनों के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी? ये तो हो गई तीनों के तीनों एक जैसी ही। फिर दूसरा रूप आता है जिसके अंदर तीनों की शक्ल आपस में बिल्कुल ना मिले, तीनों के रूप अपने आप में बिल्कुल अलग हो गए हैं। तीनों की शक्ल बिल्कुल अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग, रूप सेकंड फॉर्म अलग, तीसरा अलग, तीनों अलग हो गए भाई साहब। ठीक है ना? फिर एक कहानी क्या हमारे सामने आ गई तीसरी, ठीक है ना, जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म किसके बराबर होती है? फर्स्ट फॉर्म बराबर होती है किसके? थर्ड फॉर्म के बराबर होती है। लेकिन ये दोनों की दोनों किसके बराबर नहीं होती बेटा? सेकंड फॉर्म के बराबर नहीं होती।
ठीक है, पहला और तीसरा रूप एक सा होगा, ठीक है। और फिर हमारे सामने आता है सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो, यानी कि सेकंड और थर्ड का रूप एक जैसा हो, पर इसका फर्स्ट फॉर्म से कोई तालमेल ना बैठे। समझ गए भाई? अब देखो, इस बात को समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ। पहले तो इसको इनबॉक्स कर देता हूँ ताकि आप इनको जब अपने नोट्स में लिखो तो आपकी नोट्स बहुत सुंदर होने चाहिए। कहते हैं ना कि किसी भी टीचर की शक्ल अच्छी है नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि टीचर ने जो चीज समझाई है वो बच्चों को एक ही बार में अच्छे से समझ आए और वो बच्चों के दिल पर हमेशा के लिए याद रह जाए। बस यही टीचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए। गो, वेंट, गोन कौन सी कैटेगरी में आ गया? तीनों रूप अलग हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? कट, 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 तीनों के रूप एक जैसे हो गए, है ना। मैंने आपके सामने कहा थिंक, थॉट, थॉट कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा? फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अलग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही हो गई है। मैंने आपके सामने कहा कम, केम, कम कौन सी कैटेगरी होगी बेटा? फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम जैसी हो गई, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम जैसी होगी, सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गई। मैंने आपके सामने कहा रन, रैन, रन, आप क्या कहेंगे सर? रन फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो गई है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गई है। ये सब अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर ये सभी की सभी अपने आप में इरेगुलर वर्ब्स हैं। अगर मैं आपके सामने कहूं लर्न, लर्नड, लर्नड, ये क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ टी लगा हुआ है, ये अपने आप में क्या है? सेकंड और थर्ड फॉर्म एक दूसरे के बराबर है, फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग है। ये सब हमारे सामने क्या हो गए मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स हो गई, हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो पहली रेगुलर हो गई, दूसरी इरेगुलर हो गई, ठीक है भाई। अब इस रेगुलर और इरेगुलर को भी हम आगे फर्दर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कैसे? इन्हीं को हम आगे ले जाकर डायनामिक वर्ब्स के नाम से जानेंगे। अब ये डायनामिक वर्ब्स का मतलब क्या हुआ? डायनामिक वर्ब्स का मतलब हमें समझ में आता है ये अपने आप में क्या बताने का काम करती हैं? किसी भी तरह के एक्शन के बारे में बताने का काम करती हैं, ठीक है ना। अब एक्शन अपने आप में क्या हो सकता है? जिसको किया जाए या जो एक्शन खुद ब खुद हो जाए, है ना। जिस एक्शन को किया जाए या एक्शन खुद ब खुद हो जाए इसे हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। उदाहरण से अब थोड़ी सी स्पीड में समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं आई एम स्लीपिंग, तो सोने का काम क्या है? सर आपको जबरदस्त थकान हो जाए तो सर जो भी आप कहने की कोशिश करेंगे क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर जब मैं सो रहा हूं तो सर जबरदस्त थकान होने के बाद नींद खुद ब खुद आ जाती है ना। मैं अगर कहूं शी इज रीडिंग अ नॉवल, ठीक है ना, वो नॉवल पढ़ रही है, तो नॉवल पढ़ने का काम अपने आप में क्या हो गया भाई? सर कोई एक्शन किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं। फिर कुछ ऐसे भी एक्शन जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपके सामने कहूं द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है तेजी से, खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने कहूं इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी होने को ड्रिजल कहा जाता है मेरे बच्चे। इट इज ड्रिजलिंग, अब बूंदाबांदी कोई कर थोड़ी रहा है। कहने के लिए तो हम ये गाना भी गा देते हैं, है ना। कहने के लिए तो हम ये गाना भी घनन घनन देखो, मेरी बात समझ रहे। हम कह भी देते हैं काले मेघा बारिश तो बरसाओ। अरे बारिश अपने आप होती है, तो गानों की बात होती है, आप समझ रहे। गानों से थोड़ा बाहर निकलते हैं, एक एक्शंस अपने आप होते हैं, ठीक है ना भाई, हाँ कि नहीं। आओ मेरे भाई, वर्ब की एक अगली कैटेगरी से मैं आपको मिलाता हूं मेरे भाई, ठीक है ना जी। सर ये तो एक्शन बताने का काम हो गया। फिर आती है हमारे सामने एक वर्ब जिसे हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन नहीं बताती हैं, इसे हम नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉन एक्शन वर्ब्स। अब नॉन एक्शन वर्ब्स को ही हम नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स भी कह देते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। अब नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स में एग्जैक्टली हम क्या बताने की कोशिश करता है? एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है ना जी। इसे हम क्या कहते हैं? नो रेगुलर एक्शन,
ये रेगुलर एक्शन नहीं होता भाई, इसको मत लिखो बेटा, ठीक है ना। ये साधारण ही भाषा में ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का फायदा नहीं है। अब इसमें मजेदार बात क्या होती है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी तो होती नहीं है। अब जब इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, इसको हम इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। इसको हम परफेक्ट में यूज करते हैं, लेकिन इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते, क्योंकि ये किसी एक्शन के होने की बात नहीं करती है। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं आई नो आई एम नोइंग हिम, ठीक है। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, शी सीम्स सीमिंग सैड। लो भाई, अच्छा इनको वैसे भी हम टेक्निकल तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब्स होती हैं जो सेंस से रिलेटेड हैं, ये वो वर्ब्स होती हैं जो इमोशन से रिलेटेड होती हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। इमोशंस को ही हम फीलिंग्स भी तो कह देते हैं, किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, है ना मेरे भाई, ठीक है ना। किसी चीज का अधिकार बताना, पोजेशन बताना, या फिर इसी चीज को हम रिलेशन बताना भी कह देते हैं, ठीक है मेरे भाई। किसी भी चीज के दिखने के बारे में, यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा है, यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसी चीज दिखाई देती है हमें, मेरी बात समझ रहे हैं। किसी भी इंसान का अपना मेंटल स्टेट कैसा है, उसका दिमाग कैसा काम करता है, इन 5 कैटेगरीज में, ठीक है ना। छठी कैटेगरी में हम मिक्स्ड वर्ब्स को भी रख लेते हैं, जो अपने आप में किसी भी इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी काम आ जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैं उसे जानता हूं, तो इसमें कोई एक्शन थोड़ी हुआ है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। ऐसी वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऐसी वर्ब्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। सिंपल अवस्था बताने वाला, मैं उसे जानता हूं, कोई एक्शन चल नहीं रहा, वह उदास दिखती है, सामने बैठे उसका चेहरा उदास है, उसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है भाई, उसकी अवस्था बताई जा रही है, स्टेटिव वर्ब हो गई। मेघा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, हम मेघा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, तो रिस्पेक्ट करने में कोई एक्शन थोड़ी है भाई, ठीक है ना जी। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, पोजेशन है मेरे पास भाई, पोजेशन में कोई एक्शन थोड़ी है भाई साहब। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरी जेब में एक पेन है, बताओ इसमें कोई एक्शन, आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, क्या इसमें कोई एक्शन है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। हाँ, अगर पेन रखने की बात कही जाती तो रखना अपने आप में एक एक्शन है। तो ऐसी जितनी भी वर्ब है इनको हम इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं या फिर परफेक्ट में। वह अपने पिता से प्यार करती है, ठीक है ना जी। अब हर बेटी का सपना होता है अपने पिता से बड़ा प्यार करे, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ये तो एक एहसास है ना। देखो, हर बेटी का एक एहसास होता है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह से पूजे,
समझ रहे हैं? भाई पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, सारी इच्छाएं पूरी की हैं, तो पिता का ये हक बनता है कि अपने बेटे की, खासकर अपनी बेटी का प्यार जीत सके। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा है, बहुत खूबसूरत सी बातचीत, कि इस दुनिया में हर बेटी का पहला प्यार, हर बेटी का जो सबसे पहला हीरो है ना, वो उसका पिता ही होता है। समझ रहे हैं? उसने छोटे से बचपन से धीरे धीरे बड़े होकर अपने पिता को सारा कुछ उस बेटी के लिए करते हुए देखा है, तो उस बेटी के लिए, ठीक है ना, ये जो दुनिया भर की बकवास है ना भाई, लव एट फर्स्ट साइट, प्यार होना, ये होना, ये तो सब बाद की बातें हैं। ठीक है ना? ठीक है। और एक बेटी जो है ना, एक सच्ची और अच्छी बेटी, वो अपने पिता के सामने हमेशा अपने आप को काबिल सिद्ध करने के लिए ही पढ़ रही होती है भाई। ठीक है ना? दुनिया भर के बैचेज में मैंने देखा है, केवल वही लड़कियां सिंसियर होकर पढ़ रही होती हैं जिन लड़कियों के मन में ये होता है कि हमें इस तरह से सफल होना है कि हमारे पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। हर बेटे का ये सपना होता है कि जो मेरी माँ ने रात रात भर मेरे लिए तपस्या की है ना, कि मैं रात भर पढ़ रहा होता था, और कभी 2 बजे मेरी लाइफ मतलब मेरे पास आती और माँ मुझे कहती थी कि बेटा तुझे कुछ खाने पीने के लिए तेरे लिए कुछ लाऊं, पानी पिएगा, नींद आ रही हो तो चाय बना दूं तेरे लिए। तो माँ के उस कष्ट का कर्ज चुकाना चाहता है हर बेटा। अगर मेरी बात से सहमत है तो दिल से जरा यस सर लिख दीजिएगा भाई। ठीक है ना? दिल से जरा यस सर कह दीजिएगा भाई। ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ ना बाबू, इस क्लास में क्लास की बात नहीं है, इस क्लास में इमोशन छिपा हुआ है। जिंदगी को जीना सिखा देना है मेरे को, आप लोगों को इतना योग्य बना देना है कि जीवन में आपको कभी भी गलत रास्ते पर कोई लेकर ही ना जा पाए। ठीक है भाई? अब नॉन एक्शन वर्ब के बारे में हमने बात कर ली भाई। ठीक है ना? कौन से पॉइंट पे थे हम? नंबर 4 पर। अब कुछ बच्चों ने इसी को लिंकिंग वर्ब मान लिया। देखो, लिंकिंग वर्ब में और स्टेटिव वर्ब्स में फर्क होता है मेरे बच्चे। ठीक है ना? ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, लिंकिंग वर्ब की खूबसूरती ये होती है कि देखो, इन सभी के बाद तो ये जो क्या लिखा हुआ है, ये सभी के सभी इनके बाद क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये जो हमारे सामने नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होते हैं ना, इनके पास अधिकतर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन इन्हीं के अंदर से निकलकर ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है, इन्हीं से निकलकर आई है अलग से लिंकिंग वर्ब, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या हो सकता है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने आप में नाउन हो सकता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने आप में प्रोनाउन हो सकता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? एडजेक्टिव भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई? ये अपने आप में और क्या हो सकता है बेटा? ठीक है मेरे भाई? हाँ कि नहीं? ये भी बात अपने आप में बिल्कुल सही होगी मेरे भाई। हाँ कि नहीं? चले मेरे भाई, अब कहानी को समझना। आइए मेरे भाई, मजेदार बात हो गई बिल्कुल। ठीक है ना? अब लिंकिंग वर्ब के कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हम देखने का काम करते हैं। ठीक है ना? मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से इनको समझने का काम करेंगे। ठीक है ना? चलो, बातें थोड़ी गहराई से भी समझ में आ जाएगी। इन छोटे छोटे माइक्रो टेस्ट को सोल्व करके दिखाओ फटाफट से। बनाओ 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 बनाओ। बनाओ बेटा, इन सेंटेंसेस को ध्यान से बनाओ, चॉइसेस को मार्क करें।
चलो मेरे भाई 7 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। जल्दी से बनाओ बनाओ। आओ मेरे बच्चों, बड़े आराम से समझो, जल्दबाजी की बात नहीं है। चलो मैं लिंकिंग वर्ब के यहाँ आपके सामने एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की एक लिस्ट बना देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। लिंकिंग वर्ब एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है जी, लिंकिंग वर्ब होती है जिसके बाद हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे बी, बीइंग, बीइंग, बिकम, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है ना, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है ना जी, अपीयर, लुक, गो, टर्न, ग्रो, साउंड, फील, टच, टेस्ट। ठीक है ना जी, ओके। अब ऐसी जो इनमें कई सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको एक्शन की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, इन सभी वर्ब्स को अगर आप चाहो तो एक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे, ये जितनी भी वर्ब्स मैंने स्टार लगाया ना, ये एक्शन की तरह भी यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वर्ब्स को ही, सारी की सारी वर्ब्स को ही आप उसके ही अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इनमें एक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा आई फाउंड अ पेन, मैंने एक पेन को ढूंढने का काम किया। समझ रहे हैं। अब अगर मैं ये आपके सामने कहूं आई फाउंड, है ना, आई फाउंड माई सेल्फ हैप्पी, तो मैं ही खुश था। आप समझ रहे, गॉट इट। ठीक है जी, मैंने कहा ही ग्रीव एंग्री, वो गुस्सा हो गया, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, वही है जो गुस्सा है। समझ रहे हैं। और मैंने फिर एक बात कही आपके सामने, ही ग्रीव मैनी प्लांट्स, उसने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं, इसमें उस इंसान ने एक्शन किया है। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो सारी बात आपको यहाँ पर बताई है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी और हम समझ लेते हैं जो ये क्वेश्चंस बनाने में आपकी मदद करेगी। किसी भी सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब देखने को मिलता है तो हम लोगों को लिखने का काम करना होगा, क्या चीज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखने का काम करना होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं, इस सब्जेक्ट की ही तो जानकारी दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाई। जबकि अगर हम बात करें, जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में मेरे भाई, अगर हम बात करें किसके बारे में मेरे भाई, एक्शन वर्ब के बारे में है। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी एक्शन वर्ब हमारे सामने आती है, ठीक है ना जी, अगर हमारे सामने, चलो एक्शन वर्ब बाद में समझेंगे, अगर हमारे सामने कोई नॉन एक्शन वर्ब आए या स्टेटिव वर्ब आए, तो स्टेटिव वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि वो इनके बारे में, ये डिफरेंस आपको पता चल गया है। नॉन एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बीच क्या फर्क होता है। देखो, अब देखो, इसको समझ लो पहले, ये यही पहले समझ लो। मैंने आपके सामने कहा शी हैज अ हाउस, उसका एक घर है, तो यहां पर ये हैज किस तरीके की वर्ब है, खुद से सोच के बताओ, खुद से सोच के बताओ किस तरह की वर्ब है। ठीक है ना, मैंने कहा राखी वॉज लेट, बना के दिखाओ फटाफट से। रोज स्मेल्स स्वीट, राखी स्मेल्स अ रोज। वर्ब का भेद बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा अगर ध्यान नहीं दिया तो। अब यहां शी हैज अ हाउस, यहां इस हैज का मतलब क्या हुआ, नॉन एक्शन, एग्जैक्टली ये पोजेशन बता रहा है। ठीक है ना जी, यहां इस लिखी हुई वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट है।
ठीक है भाई, क्या है मेरे भाई, इस लिखी हुई वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक घर है, वो लड़की खुद में घर थोड़ी है। सवाल नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 लिखा है राखी वॉज लेट। अब यहां पर हकीकत में राखी ही लेट हो गई थी, ये लिंकिंग वर्ब है। क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब है। यानी कि ये जो लेट लिखा है ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अगला सेंटेंस, रोज स्मेल्स स्वीट। ये जो रोज है यही अपने आप में स्वीट है, कायदे से ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। यानी कि जो रोज है वही अपने आप में स्वीट है, यानी कि ये भी अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ कि नहीं, करेक्ट है भाई। मैंने कहा राखी स्मेल्स अ रोज, यहां राखी स्मेल का मतलब सूंघ रही है, एक्शन वर्ब है। राखी सूंघ रही है किसको, रोज को। तो इसका मतलब हमारे सामने क्या समझ में आया, आप कहेंगे सर ये इसका अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, फाइन। अब मेरे बच्चों इन सवालों के जवाब हम बनाना शुरू करते हैं, बनाओ फटाफट से। अब मेरे बच्चों इन सवालों को समझें। राधा इज अ डॉक्टर, राधा है वो कौन है, डॉक्टर है, यानी कि ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। ठीक है मेरे भाई। आगे लिखा है शी इज सैड या सैडली टुडे। तो आप कहेंगे सर शी के बारे में, शी अपने में आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कौन चाहिए, एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो है अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। शी के बारे में एडवर्ब थोड़ी बताएगा, प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताएगा। इट इज ही या हिम। आप कहेंगे सर इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, कायदे से ये एक प्रोनाउन है कि नहीं। इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सब्जेक्टिव केस में हो, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में हो। बीइंग हैप्पी या हैप्पीली, सर बीइंग अपने आप में क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है, ना कि एडवर्ब, ही वेंट होम। ठीक है। अब यहां पर वह घर गया, इसका मतलब क्या हो गया, वह इंसान जाने का एक्शन कर रहा है, एक्शन वर्ब है। दैट वॉज ही या हिम एक्सेप्ट आई या मी। आप कहेंगे सर दैट अपने आप में एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि नहीं। ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर एक्सेप्ट अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, तो आई की जरूरत नहीं है भाई। करेक्ट हो गया मेरे भाई, फाइन। सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। शी वेंट हैप्पी हैप्पीली व्हेन शी सॉ हिम। ठीक है ना। यहां पर वह कैसी हो गई, आप कहेंगे खुश होगी जब उसने उसको देखा। तो यहां पर उस इंसान का होना बताया गया है, होने में क्या बताया है, लिंकिंग वर्ब। तो वही इंसान है जो क्या हो गई, खुश हो गई है, तो वही की बराबरी हो गई है, हैप्पीली की जरूरत नहीं है। सर देखने में एक एक्शन होता है, एक्शन वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। खत्म हो गया भाई। अगला सवाल, शी वेंट होम हैप्पी या हैप्पीली। इसका मतलब यहां पर क्या है, वह इंसान अपने घर गई, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो सर एडवर्ब के साथ लिखा जाए, ना कि एडजेक्टिव के साथ। बात समझ आ गई भाई। मुझे लगता है आज की ये कहानी यहीं तक बहुत है, पहले यहाँ तक अच्छे से पढ़कर आना मेरे भाई। बातें थोड़ी गहरी हो गई हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। पहले यहाँ तक अच्छे से पढ़कर आना। वर्म नाम का ये जो टॉपिक है ना भाई, अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई, ठीक है ना। ये आपकी सारी चीज़ों की जो कमियां रहती है ना, उन सारी कमियों को दूर कर देता है मेरे भाई। पढ़कर आइएगा मेरे बच्चे अच्छे से, और बड़े आराम से प्रेम से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए अपन इतना ही रख लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों के समय पर। खुश रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलो आज बातें नहीं करेंगे, आज इतनी ही बात रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।